हाँ चलिए फिर आपके बैच में अब आज डिजीज खत्म करते हैं। देखते हैं डिजीज खत्म हो जाएगा तो इम्यूनिटी बचेगा, फिर अल्कोहल वगैरह। ठीक है, आज 4 तारीख है, आज 2 तारीख है ना। हमको लग रहा है कि जिस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं उस हिसाब से ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, मतलब आपके बैच का। उधर बायोटेक चल ही रहा है। अच्छा हाँ, वो केमिस्ट्री वाले सर शायद कह रहे थे आपको कि कल उनका 12:30 में वो लेक्चर रखेंगे, तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? क्या है नहीं है वो चेक। यस सर। ठीक है, तो अपना चेक कर लीजिएगा। केमिस्ट्री अभी कब तक जाएगा आपके ख्याल से? अभी ऑर्गेनिक चल रही है, इनऑर्गेनिक अभी पूरी पढ़नी है। मतलब अप्रोक्स मई तक जाएगा, मई एंड तक। यस सर। तो ठीक है, जूलॉजी से तो तुम लोग अभी निश्चिंत हो जा रहे हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो हमने पिछले क्लास में वायरल डिजीज खत्म किया था, है ना? वायरल डिजीज हमने खत्म कर लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है प्रोटोजोअन डिजीज पढ़ना है। अच्छा, प्रोटोजोअन डिजीज जो है, चलिए आप लोगों को हम लोग प्रोटोजोअन डिजीज पढ़ने जा रहे हैं। कहिएगा तो डिटेल भी पढ़ा देंगे। नहीं, डिटेल क्यों पढ़ना है आप लोगों को, फालतू का परेशान हो जाइएगा। एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ते हैं। कुछ नहीं है, अब जितना जल्दी। आइए, कोई कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर कोई मन में कोई सवाल है, कोई समस्या है तो। अच्छा हाँ, हम किसी स्टूडेंट ने मैसेज मेरे को किया हुआ था कि सर थोड़ा रैबिज के बारे में और बता दीजिए। देखिए, होता क्या है रैबिज में, क्या होता है सुन लीजिए, जानना क्या है रैबिज में। क्या होता है कि अगर कोई पागल कुत्ता काट ले जिसमें रैबिज का इन्फेक्शन है सामान्य तौर पे, वो कुत्ता जब काटता है तो उस कुत्ते के काटने से आपकी बॉडी में ये रैबिडो वायरस घुस जाता है। रैबिडो वायरस जो होता है ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करके ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है और वहां न्यूरॉन्स को डैमेज करता है। इसका अटैक जो है 10 दिन से 1 साल के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या होता है, जब ये वायरस आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को खाता है तो पेशेंट में काटने की टेंडेंसी देखने को मिलती है। जैसे वो कुत्ता जो गली में पागल होता है जिसमें रेबिस का इन्फेक्शन होता है, वो भी काटता है, जो मिल जाएगा उसको काटता है। तो लोग मार देता है कई बार कुत्ता उत्ता को कि भाई इसको रेबिस का इन्फेक्शन हो चुका है, काट रहा है। तो इस तरह के कुत्तों से फैलता है रेबिस। अच्छा, इसमें पेशेंट में एक तो काटने की टेंडेंसी देखने को मिलती है, ऊपर से उसको पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया। उसके किनारे से ड्रूलिंग देखने को मिलता है, जैसे बच्चा सबका इधर से सलाइवा नहीं गिरता है साइड से, वैसे देखने को मिलता है। सर दुखता है, बुखार होता है, रहे रहे उसको दौरे आते हैं, रहे रहे एक्साइट हो जाएगा और रहे रहे एकदम शांत होकर कोने में बैठ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? खाना निगलने में तकलीफ होगा। पेशेंट मरना तय है, 100% फैटल डिजीज है ये बात, समझ लीजिएगा। रैबिस के बारे में हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि फिर आप लोग याद कीजिएगा हेडेक होगा, तो उससे बढ़िया है कि हम ना लिखें। चलिए, ऐसे बहुत सारी बातें होती है रैबिस के बारे में, लेकिन ऐसे अगर कभी मन हुआ तो हम बता देंगे अलग से और कहानी इसका। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग कंटेंट पे बात कर लेते हैं। देखिए, हम लोग प्रोटोजोअन डिजीज पढ़ रहे हैं, आपको 2 प्रोटोजोअन डिजीज पढ़ना है डिटेल में। एक मलेरिया पढ़ना है और मेरे ख्याल से एक और पढ़ना है, हम देख लेते हैं एक और कौन पढ़ना है। एक सेकंड जरा रुकिए, वायर वायर सब टेढ़ा मेढ़ा हुआ पड़ा है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग मलेरिया पे चले आते हैं। बड़े आराम से आप सुनते चलिएगा, हम मलेरिया आपको पढ़ाते हैं। देखिए, मलेरिया का क्या सीन है, ये पहला हमारा प्रोटोजोअन डिजीज है मलेरिया। देखिए, आज से कई साल पहले माना जाता था कि मलेरिया जो है गंदी हवाओं से फैलता है। मैल का मतलब होता है बैड, एरिया का मतलब होता है एयर। गंदी हवाओं से फैलता है, तो लोग इसका नाम रख दिया मलेरिया। बाद में पता चला कि नहीं भाई, गंदी हवा से नहीं फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है, तो नाम नहीं बदला गया, रहने दिया गया। खैर, मलेरिया जो है वो 3 तरह का होता है, 3 टाइप का होता है। मलेरिया में बुखार देखने को मिलता है। इसमें कुछ मलेरिया जो है वो कहलाता है क्वार्टिडियन मलेरिया, एक कहलाता है टर्सियन मलेरिया, हम बताएंगे सबके बारे में, और एक कहलाता है क्वार्टन मलेरिया, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर आपको बताएं हम क्वार्टिडियन मलेरिया, तो इसमें डेली अटैक पेशेंट में देखने को मिलता है। डेली मतलब हर 24 घंटे में पेशेंट में बुखार देखने को मिलता है। दूसरा है अटैक आफ्टर 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 48 आवर्स।
मतलब हर 48 घंटे के बाद। इसमें आफ्टर 24 घंटे बाद देखने को मिलता है, मतलब हर दूसरे दिन, आफ्टर 24 आवर्स, हर दूसरे दिन। इसमें आफ्टर 48 आवर्स, मतलब ऑन तीसरे दिन, 48 घंटे के बाद। और एक और है जिसमें 72 घंटे के बाद अटैक देखने को मिलता है, मतलब हर चौथे दिन, अटैक आफ्टर 72 आवर्स। और ये है हमारा क्वार्टन मलेरिया, हर चौथे दिन अटैक देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका कहानी ये है कि मलेरिया भाई बैड एयर से तो नहीं फैलता है, होता किससे है मलेरिया? तो ध्यान दीजिएगा, मलेरिया होता है द वेरी फेमस प्रोटोजोआ। आप सब जानते हैं नाम उसका, नाम है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। देखिए प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का कहानी क्या है कि जो अपना प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, इसके बारे में आप दो बात जानिए। ये इसको पूरी जिंदगी कवर अप करने के लिए दो होस्ट की जरूरत पड़ती है। डाइजेनेटिक पैरासाइट है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी जिंदगी दो जगहों पे काटे, दो होस्ट में काटे, उन्हें डाइजेनेटिक कहते हैं। आपका प्लाज्मोडियम भी डाइजेनेटिक है। अगर किसी पैरासाइट को सिर्फ एक होस्ट की जरूरत पड़ती है तो वो मोनोजेनेटिक होता है। इसके दो होस्ट होते हैं। दो होस्ट कौन कौन होता है? तो एक इसका होता है प्राइमरी होस्ट, ध्यान रखिएगा, और एक इसका होता है सेकेंडरी होस्ट। ये प्राइमरी होस्ट की कहानी ये है कि इसके प्राइमरी होस्ट, लगेगा आपको कि इंसान है, हम लोग हैं, लेकिन नहीं, हम लोग इसके प्राइमरी होस्ट नहीं हैं। इसकी प्राइमरी होस्ट है फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो जो है इसकी प्राइमरी होस्ट है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो इसकी प्राइमरी होस्ट इसलिए है क्योंकि इसकी बॉडी में इसका सेक्सुअल साइकिल देखने को मिलता है, इस प्लाज्मोडियम का। और हम लोग जो हैं सेकेंडरी होस्ट में, हम लोग ह्यूमंस आ जाते हैं। हमारे शरीर में ये सेक्सुअली ना रिप्रोड्यूस करके एसेक्सुअल लाइफ साइकिल अपना चलाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात तो ये भी है कि आप जिस फीमेल एनोफिलीज का इसका प्राइमरी होस्ट कह रहे हैं, वहीं इसकी वेक्टर भी है, वहीं इसको ढोती भी है। तो इसकी प्राइमरी होस्ट और वेक्टर सेम है, ये दोनों इसकी फीमेल एनोफिलीज ही है। पहला सवाल तो यहीं पे फंस जाता है और गारंटेड पूछा जाता है। इतनी बात में कोई तकलीफ, पहले ये बताइए। नो सर। नो सर। हाँ, अब इसका लाइफ साइकिल ना हम एकदम एनसीईआरटी से आपको पढ़ाते हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन में, जहां से सवाल सीधे टकराएंगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। डिटेल पढ़ाते हैं, एम्स में पूछा जाता था, 1994 में सवाल पूछा गया डिटेल में, उस वजह से मॉड्यूल में भी डिटेल दिया होगा। पढ़ाते भी हैं, आपके बैच में हम नहीं पढ़ा रहे हैं, इनफैक्ट किसी जीएमडी में नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सवाल नहीं आएगा और आप हेडेक में ज्यादा आ जाइएगा। एनसीईआरटी को हम लोग एकदम कवर अप करते हैं, लाइन बाय लाइन कवर अप करते हैं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएगा और ये गारंटी है उससे बाहर नहीं आएगा। और बाकी एम्स जैसा आप पेपर ही नहीं रहा तो एम्स का लेवल का पढ़ के क्या कीजिएगा, लाइफ साइकिल हेडेक हो जाता है इसका बहुत, मतलब वो ग्रेजुएशन का लाइफ साइकिल है, जनरली उसको पढ़ाया नहीं जाता है, किसी भी बुक में होता नहीं है। फिर भी आइए हम लोग लाइफ साइकिल इसका पढ़ते हैं कि आखिर इसका जीवन, सेक्सुअल साइकिल और एसेक्सुअल साइकिल कैसे चलता है। एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ेंगे, प्योर एनसीईआरटी से। देखिए प्लाज्मोडियम का क्या सीन है कि जैसे मान लीजिए कि कोई मॉस्क्यूटो है, हमारी फीमेल एनोफिलीज है, सपोज कीजिए, ये मान लीजिए कि ये क्या है, ये सपोज कीजिए कि ये जो है, ये ये मान लीजिए कि ये जो है हमारी फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो है। चलिए इसको हम बना देते हैं, ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो है और इसने आपको बाइट किया, ठीक, इसने आपको बाइट किया, ठीक। ये आपका ब्लड वेसल है, ठीक, ये आपका ब्लड वेसल है, एंड दिस इज फीमेल एनोफिलीज, दिस इज फीमेल एनोफिलीज, ठीक। किसी दिन इन्होंने, फीमेल एनोफिलीज ने आपको काट लिया। काटा तो क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, अब काटा तो सुनते चलिएगा क्या होगा। जैसे ही ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो आपको काटती है, मान लीजिए इसने, फीमेल एनोफिलीज ने आपको काटा, काटा, और ये फीमेल एनोफिलीज जो है कैरी कर रही है, किसको ढो रही है, कैरी, ये ढो रही है प्लाज्मोडियम को, मतलब इस प्रोटोजोआ को ये ढो रही है। कैसे ढो रही है वो बाद में जानेंगे। जैसे ही ये काटती है आपके शरीर में, ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ बाइट, बाइट, देन plasmodium
then plasmodium enter our body as, कैसे एंटर करता है, तो ये प्लाज्मोडियम एंटर कर जाता है हमारे शरीर में एज स्पोरोजोइड्स। देखिए प्लाज्मोडियम का जो रूप हमारे शरीर में उतरता है वो स्पोरोजोइड कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, स्पोरोजोइड्स जो होते हैं, स्पोरोजोइड्स जो होते हैं, अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं तो बस एक सेकंड आप रुकना, ये बस एक सेकंड रुकना। स्पोरोजोइड्स जो होते हैं बेसिकली, इसका इन्फेक्शियस फॉर्म है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्लाज्मोडियम का जो रूप हमारी शरीर में एंटर करता है वो कैसा होता है, तो ये इन्फेक्शियस फॉर्म होता है, एंटर आवर बॉडी एज स्पोरोजोइड्स। अच्छा, स्पोरोजोइड्स एंटर कर जाता है, एंटर इन आवर, कहाँ पे, तो हमारे लिवर में एंटर कर जाता है। ध्यान दीजिएगा, और सिर्फ आधे घंटे में, आधे से एक घंटे में ये हमारे लिवर में एंटर कर जाता है ये स्पोरोजोइड। और लिवर में एंटर करके क्या करता है, लिवर में एंटर करके क्या करता है, हियर हियर मल्टीप्लाइज लिवर में, हमारे लिवर में मल्टीप्लाई करता है एसेक्सुअली। हमारे लिवर में ये एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करता है, मतलब हमारी बॉडी में ये क्या कर रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। अच्छा, देन फिर यहां से निकल के देन अटैक, कहाँ अटैक करता है, अटैक ऑन, कहाँ पे, तो हमारे हेल्दी आरबीसी पे अटैक करता है, हमारे हेल्दी आरबीसी पे अटैक करता है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जब हेल्दी आरबीसी पे अटैक करता है तो आरबीसी के साथ दो प्रॉब्लम होता है। एक तो ये आरबीसी की रप्चरिंग भी कराता है। ध्यान दीजिएगा, एक तो जब आरबीसी पे अटैक करता है तो आरबीसी का रप्चर होता है, आरबीसी टूट जाता है। आरबीसी टूटता है तो रिलीज होता है, आरबीसी के टूटने से रिलीज टॉक्सिक, रिलीज और टॉक्सिक क्या, तो वेरी फेमस हेमोजोइन। इसके रिलीज होने, इसके आरबीसी के टूटने से हमारे शरीर में एक टॉक्सिक हेमोजोइन कंपाउंड रिलीज करता है। ये हेमोजोइन कंपाउंड क्या करता है, कॉज करता है आपके शरीर में ठंड वाली, ठिठुरने वाली बुखार, जिसमें आपको आपको जो होता है कॉजेज चिल फीवर। ध्यान रखिएगा, चिल फीवर होता है जो कि हर 3 से 4 दिन में रिपीट होता है, एवरी 3-4 डे। मतलब आपको ठंड भी लगता है और बुखार भी लगता है। तो सवाल उठता है, एक बहुत फेमस सवाल है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस ये रिलीज करता है हमारी बॉडी में, उसका नाम क्या है, तो हेमोजोइन है। अच्छा, एक और बात समझिएगा, इसी आरबीसी में ये क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारे ही ब्लड में, एक तो ये हमारे आरबीसी को तोड़ रहे होते हैं घुस घुस के, उसमें मल्टीप्लाई कर करके, और इसी हमारे ही शरीर में ये डेवलप करते हैं, क्या डेवलप करते हैं, सेक्सुअल स्टेजेस, स्टेजेस जिनको हम लोग कहते हैं गैमीटोसाइट्स डेवलप डेवलप इन आरबीसी। हमारे ही आरबीसी में ये अपना मेल और फीमेल गैमेट डेवलप करते हैं। लेकिन समस्या ये होता है कि हमारी आरबीसी में जो इनका गैमेट बनता है, मेल और फीमेल गैमेट, उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, क्योंकि हम लोग हैं वार्म ब्लडेड, और उसके फर्टिलाइजेशन के लिए कोल्ड ब्लडेड एनिमल चाहिए। अब मान लीजिए आपके शरीर में प्लाज्मोडियम था, आपको मलेरिया हुआ है, प्लाज्मोडियम आपके आरबीसी को तोड़ भी रहा है, उसका गैमेट भी आपके रगों में दौड़ रहा है, तब तक कोई आपको मॉस्क्यूटो आके काटा, मतलब कोई फीमेल एनोफ्लिस बाइट की। अब बाइट की तो वो गैमेट उस फीमेल एनोफ्लिस के पास चले जाते हैं, और जैसे ही उस फीमेल एनोफ्लिस के पास जाते हैं तो वो गैमेट उसके स्टमक में, उसके गट में फर्टिलाइज हो जाता है, और फर्टिलाइज होने के बाद उसी के बॉडी में इन्फेक्टिव स्टेज, जिसको हम लोग स्पोरोजोइट कहते हैं, वो बनता है, और वो जाके उसके सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाता है। फिर हम बताते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए इस पर्सन को कोई मॉस्क्यूटो काटी, नेक्स्ट बाइट बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस, इस बंदे को कोई फीमेल एनोफिलिस काटी, तो ये गैमीटोसाइट्स जो हैं टेकन अप हो जाएंगे, गैमीटोसाइट्स टेकन अप, गैमेटोसाइट टेकन अप हो जाते हैं। तो बहुत फेमस सवाल है कि आखिर मॉस्क्यूटो की बॉडी में अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन
एंड डेवलपमेंट एनसीईआरटी गट या स्टोमक दोनों यूज करता है, कुछ एनसीईआरटी में गट, कुछ एनसीईआरटी में स्टोमक। इन मॉस्क्यूटोज आप कह लीजिए गट या लिख लीजिए स्टोमक, कहीं पे भी अलग अलग एनसीईआरटी में अलग अलग बात लिखता है, बट सेम ही बात है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, और इसके फिर क्या होता है, मैच्योर इनफेक्टिव स्टेजेस जिसका नाम है स्पोरोजोइड्स स्टोर्ड इन सलाइवरी ग्लैंड। अब उस मॉस्क्यूटो के सलाइवरी ग्लैंड में ये स्पोरोजोइट एंटर है और फिर ये मॉस्क्यूटो काटी और ये कहानी रिपीट हो जाता है। अब ये मॉस्क्यूटो किसी को काटी और ये कहानी ऐसे साइकिल चलते रहता है। पहले ये बताइए, इतनी बात समझ में आया? बताइए तो पहले। Yes. ठीक है, इधर देखिए, Yes, आप sir. सबको पता है कि इसका दो साइकिल आपको देखने को मिल रहा है। एक देखने को मिल रहा है ह्यूमंस में एसेक्सुअल साइकिल देखने को मिल रहा है या नहीं देखने को मिल रहा है, बताइए। और मॉस्क्यूटो में सेक्सुअल साइकिल है ना, बोलिए। Yes, sir. सेक्सुअल साइकिल क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो रहा है गैमेट का, बोलिए। यस सर यस। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई। अब चलिए एनसीईआरटी वाला इसका फिगर दिखा देते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, और आपको ये भी लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ा दीजिए। तो थोड़ा अगर डिटेल हमको लगेगा भी, ज़रूरत अगर महसूस हो जाएगा कहीं अगर, तो हम थोड़ा सा डिटेल भी बता देंगे, नो डाउट, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे। 1 मिनट रुक जाइए, हम इसके फिगर को निकालते हैं, कहीं ना कहीं है ये फिगर। ठीक है, एनसीईआरटी वाला हमारे पास फिगर है। पहले तो ज़रा हम इस पेज को बड़ा करें ताकि आपको हम बता सके सारी चीज़ों को। ठीक है, आपके स्क्रीन पे ये फोटो आ चुका है। ठीक है, ठीक है, 1 सेकेंड रुकिए। अरे यार, ये क्या प्रॉब्लम है? ठीक 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 ठीक, 1 सेकेंड। हाँ हाँ, इस एनसीईआरटी वाले फिगर पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए कहानी को हम शुरू करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे एक बंदा बना हुआ है, इसका हाथ लगा हुआ है। पहला नंबर स्टेप देखिए, कोई मॉस्क्यूटो जो है, व्हेन द मॉस्क्यूटो बाइट अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइड्स आर इंजेक्टेड विथ द बाइट, मतलब स्पोरोजोइट इंटर कर गया, और ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, इसका स्पोरोजोइट कहाँ पहुंच जाता है, कौन से ऑर्गन में पहुंचा है? देखिए तो लिवर में पहुंचा है, देख रहे हैं? लिवर के अंदर लिखा हुआ है कि जो पैरासाइट है, द पैरासाइट reproduces asexually in liver cell, bursting the cell and releasing into the blood, मतलब आपके लिवर के सेल पे हमला करके अब वहां से निकल के आपके ब्लड सेल में उतर जाता है। फिर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो पैरासाइट है, इसके बाद द पैरासाइट reproduces asexually in आरबीसी। अच्छा ये बताओ, पहला अटैक कौन से ऑर्गन पे हुआ है तुम्हारी बॉडी में? फर्स्ट अटैक कहाँ हुआ है? लीवर। ठीक, सेकंड अटैक सेकंड अटैक आरबीसी पे। अच्छा, आरबीसी पे अटैक किया है तो आरबीसी की रप्चरिंग कराया है, उसकी वजह से तुम्हारे शरीर में साइकिल्स ऑफ फीवर होगा और अदर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, क्यों साइकिल्स ऑफ फीवर होता है ये बताइएगा, क्यों होता है? ड्यू टू हेमोजोइन। ठीक है, अच्छा, और इसी टाइम में फिर सवाल पूछेगा, एनसीईआरटी से क्या पूछेगा वो बता रहे हैं। इसी टाइम में आप ही के ब्लड में, आरबीसी में, इसके गैमेट डेवलप कर जाते हैं। इधर देखिए फीमेल और मेल गैमेट, लेकिन इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, काहे कि इसके लिए कोल्ड ब्लडेड चाहिए। हम लोग वार्म ब्लडेड है, हमारी बॉडी में नहीं होगा। अच्छा, तब तक कोई मॉस्क्यूटो आके काट लिया आपको, काटी तो आपका खून पी, और उसी खून में ये गैमेटोसाइट हैं, ये चले गए मॉस्क्यूटो के पास, गए तो उसका फर्टिलाइजेशन हुआ। देखिए इस एनसीईआरटी में गट लिखा हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ गट में फर्टिलाइजेशन होने के बाद वहां से फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्फेक्टिव स्टेज है प्लाज्मोडियम का, और वो कहलाता है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट इसके सलाइवरी ग्लैंड में है। तब तक फिर आपको मच्छर काटा किसी दूसरे इंसान को और उसकी बॉडी में ये उतर गया। पहले बोलिए, समझ में आया? यस सर।
यस सर। अच्छा, एक बात नोट कीजिए, Yes, आप sir. एक बात नोट कीजिए कि जो स्पोरोजोइट का फोटो दिए हुए है, ये देखिए तो सिकल शेप का है। देखिए तो सिकल शेप का फोटो नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं कि होता क्या है। मतलब एक थोड़ा छोटा सा आपको यहीं पे हम बता देते हैं कि होता क्या है। थोड़ा सा हिंट देते हैं, बहुत ज्यादा हम आपको नहीं बताएंगे, थोड़ा सा आप समझ जाइएगा उससे कहानी आगे की। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का ब्लड था, चलिए हम आपको 2 मिनट लगेगा समझा देते हैं। जैसे ये आपका ब्लड था, ठीक, बस देखते चलिएगा। चलिए, ब्लड तो छोटा बनाना है ना हमें। चलिए, ब्लड है, ब्लड है, ये ब्लड है। आपका हाथ पैर था। किसी दिन आपको एक मॉस्क्यूटो आके जो है ऐसे काट ली। ये अपनी मॉस्क्यूटो थी, ये आपको काटी। इसका प्रोबोसिस इंजेक्ट की। दिस वाज फीमेल एनोफिलीज। आपके शरीर में जो प्लाज्मोडियम एंटर किया है, आपको पता है वो किस रूप में एंटर करता है? वो एक स्पेशल तरह के रूप में एंटर करता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट यहाँ से सिर्फ आधे घंटे में चला जाता है आपके लिवर में। ये रहा आपका लिवर, लिवर के अंदर चला जाता है, ठीक है। अच्छा, लिवर के अंदर जाके स्पोरोजोइट का क्या होता है सभी? यही स्पोरोजोइट जब लिवर में जाता है तो वहां पे ये ग्रो करके बन जाता है, ग्रो एंड बिकम्स, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा हो जाता है। स्पोरोजोइट का शेप कैसा है? सिकल शेप्ड। अच्छा, तुम्हारे लिवर के सेल के अंदर, जैसे मान लो ये लिवर का एक सेल है, हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए एक लिवर का सेल है, और ये सेल जो है इसका नाम है हिपैटोसाइट्स। किसी हिपैटोसाइट में उतर गया, ये लिवर का सेल है, ठीक। किसी हिपैटोसाइट में गया और वहां पे ये ग्रो करके बन जाता है, क्या बन जाता है? बड़ा सा राउंडेड स्ट्रक्चर। और इस ग्रो करके राउंडेड स्ट्रक्चर को बने हुए हम लोग स्ट्रक्चर को कहते हैं साइजोन्ट। क्या बुलाते हैं, बोलिए तो? साइजोन्ट। साइजोन्ट जो है ये लार्ज होता है एंड राउंड होता है। अब सुनते रहिएगा, इसी लिवर के सेल के अंदर ये जो साइजोन्ट होता है, ये करता है, इसी लिवर सेल के अंदर ये जो अपना भाई है, ये करता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन जो है आप बॉटनी में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे हाँ तो हम बताते हैं। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, इस साइजोन्ट के न्यूक्लियस में बार बार डिवीजन होता है, लेकिन सेल डिवाइड नहीं करता है। तो इस साइजोन्ट के अंदर कई सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस बन जाते हैं। देखिएगा, मल्टीपल फिजन की वजह से, मल्टीपल फिजन की वजह से कई सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस बन गए। अच्छा, हर एक न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म टेकअप कर लेता है, इसी सेल का, इस साइजोन्ट का थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म टेकअप कर लेता है। और ये इसके अंदर बन गए हैं बहुत सारे छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर्स, ये मल्टीपल फिजन के बाद। उसके बाद ये साइजोन्ट जो है क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है। इसके ब्रेक करने से इस लिवर सेल के अंदर, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा हो गया था, ध्यान दीजिएगा, हम आपको समझाते हैं। इसके ब्रेक करने से इस लिवर सेल के अंदर इसका साइज इतना ना बड़ा हो गया होता है कि ये लिवर का सेल भी टूट जाता है, और ये साइजोन्ट भी टूटा। और साइजोन्ट टूटा तो इससे खूब सारे ऐसे छोटे छोटे सिक्कल शेप के स्ट्रक्चर लिबरेट होते हैं बाहर। डोंट वरी, हम समझाते हैं। ये जो सिक्कल शेप के स्ट्रक्चर बाहर आते हैं, ये लिबरेट होते हैं, इन्हें हम लोग बुलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही शेप के स्ट्रक्चर्स लिबरेट हुए हैं, इन्हें हम लोग बुलाते हैं मीरोजोइट। क्या बुलाते हैं, बोलिए तो? मीरोजोइट। अच्छा, ये मीरोजोइट जाके फिर हमला करते हैं, अटैक्स न्यू लिवर सेल, या तो ये नए लिवर सेल पे हमला करते हैं एंड आरबीसी पे हमला करते हैं।
फिर वहां पे ये बड़े होके साइजोंट बनाते हैं, फिर वो साइजोंट के अंदर मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है, फिर ये मीरोजोइट बनते हैं, और ये कहानी चलती रहती है। बीच में इसमें गैमेट भी बन जाता है, ये गैमेट भी बना देते हैं। तो थोड़ा सा ये ओवरव्यू है जो आपको मैंने समझाया है, जो आपके एनसीईआरटी में फिगर के माध्यम से दिखाने की कोशिश किए हुए हैं। तो थोड़ा बहुत आपको ये बात अगर पल्ले पड़ गया है। मल्टीपल फिजन क्या होता है? मल्टीपल फिजन में न्यूक्लियस में बार बार डिवीजन होता है, लेकिन सेल में डिवीजन नहीं होता है। रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन, बोले तो कैरियोकाइनेसिस, रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट साइटोकाइनेसिस, विदाउट सेल डिवीजन, विदाउट सेल डिवीजन। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया है कि मैं बताना क्या चाहता हूं। बोलिए। यस सर। सिंप्लीफाइड भाषा में। तो ठीक है, इतने से आपका काम हो जाएगा। एनसीईआरटी के आपके सवाल नहीं छूटने वाले हैं, इसकी गारंटी है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर उतना ही है। हाँ, कुछ और चीजें हैं, टेक्निकल बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। दो तीन चीजें हैं, जैसे अगर मैं आपको समझा दूं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए मैं बता देता हूँ। मैं देखता हूँ कि पेज पे जगह है या नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? पहले ये बताइए, किसी तरह का मन में कोई सवाल तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा बात आपको बता देते हैं। ये जो प्लाज्मोडियम है, ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, इसके कई रूप इंसानों में देखने को मिलते हैं, इसके कई फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। तो प्लाज्मोडियम का स्पीसीज मैं बताता हूँ, आपके एनसीईआरटी में चर्चा किए हुए है। स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमंस, बस 1 मिनट का खेल है, मैं बता देता हूँ। ये भी एनसीईआरटी के अंदर चर्चा किए हुए हैं। कौन कौन से स्पीसीज हैं? तो प्लाज्मोडियम के 4 स्पीसीज पढ़ाए हुए हैं, हम एक एक करके पढ़ा देते हैं। देखिएगा, इसका जो सबसे पहला स्पीसीज है उसका नाम है प्लाज्मोडियम ओभेल। इसका जो दूसरा स्पीसीज है उसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। एनसीईआरटी में सिर्फ नाम यूज किए हुए हैं। इसका जो तीसरी प्रजाति है इसकी, उसका नाम है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ध्यान दीजिएगा, कई तरह के प्लाज्मोडियम होते हैं। और इसका जो चौथा प्रजाति है उसका नाम है प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम। देखिएगा, एनसीईआरटी एक और बात लिख रहा है, इसमें सबसे फैटल डेडली है, मोस्ट डेडली है पी फैलसीफेरम, मोस्ट डेंजरस, सबसे खतरनाक ये है। अच्छा, ये सब अलग अलग तरह का मलेरिया करते हैं। एक दिमागी मलेरिया करता है, मतलब ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, ब्रेन में जो ब्लड सेल्स होते हैं वहां हमला कर देता है। ये है, ये करता है सेरेब्रल मलेरिया, इसी वजह से ये सबसे खतरनाक है। सेरेब्रल मलेरिया ये कॉज करता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से बाकी थोड़े कम खतरनाक होते हैं। ये करता है क्वार्टन मलेरिया, बस सुन लीजिए, याद नहीं रखिएगा। क्वार्टन मलेरिया ये करता है, ये क्या करता है? बेनाइन टर्सियन मलेरिया, बेनाइन टर्सियन, टर्सियन का मतलब पीछे मैंने बताया है कितने दिन पे अटैक देखने को मिलेगा। और ये करता है माइल्ड टर्सियन मलेरिया, पियोवेल। तो ज्यादा नहीं, आप सिर्फ इतना जानिएगा कि प्लाज्मोडियम के कई प्रजाति होते हैं। इंसानों में ओवेल, वाइवेक्स, मलेरियाई, फैलसीपेरम। दूसरे जानवरों में भी प्लाज्मोडियम होते हैं, जैसे बरगहाई चूहों में होता है, जैसे गैलिनिकम जो होता है रैट्स और चिकन में होता है। तो वो याद नहीं रखिएगा, आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी प्रजाति इंसानों में पाई जाती है, तो यही 4। इसके अलावा जो नाम होगा वो ह्यूमंस में नहीं होंगे। ये करता है माइल्ड टर्सियन मलेरिया। इस तरह से आपका एनसीईआरटी जो है 100% कवर हो गया। थोड़ा 10% हमने ज्यादा भी जाना, ताकि हमें एक ओवरव्यू मिल जाए कि चल क्या रहा है। किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? नो सर। चलिए, अब अगली जो प्रोटोजोवन डिजीज है, अगली जो प्रोटोजोवन डिजीज है जो आपको पढ़नी है, वो हमारा सेकंड नंबर प्रोटोजोवन डिजीज है, बी नंबर। इसका नाम है एमीबिएसिस। एमीबिएसिस, या इसी को हम लोग कहते हैं अमीबिक, अमीबिक डाइसेंट्री। देखो, एक तो होता है डायरिया, एक होता है डाइसेंट्री। डायरिया में पेट खराब हो जाता है, सिर्फ लूज मोशंस होते हैं। डाइसेंट्री में खून वून भी आने लगता है, ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, आप इसका नाम जानिए कि ये अमीबिक डाइसेंट्री है। आपको पता है इसका पैथोजन है, एक बहुत फेमस प्रोटोजोआ है इसका पैथोजन, नाम है उस प्रोटोजोआ का इंट अमीबा, इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका।
देखिए हिस्टोलाइटिका इसका नाम इसलिए पड़ा, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू और लाइटिका का मतलब होता है लाइसिस। एक्चुअली ये जो पैरासाइट है ये लार्ज इंटेस्टाइन पे हमला करके और लार्ज इंटेस्टाइन के टिश्यू को डैमेज करता है, ऐसा एंजाइम रिलीज करता है जो लार्ज इंटेस्टाइन की दीवार को खा जाता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो पेशेंट के स्टूल में खून आने लगता है। इससे पहले हमने टाइफाइड पढ़ा था, टाइफाइड का जो पैथोजन था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में था, इसका जो पैथोजन है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये ट्विस्ट है, एनसीईआरटी में इन्हीं चीजों पे फंसाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका ये जो हमारा पैथोजन है इसका जो वेक्टर है मैं लिख देता हूं। हिस्टोलाइटिका का मतलब होता है रिलीज एंजाइम विच डैमेजेस, लाइसिस का मतलब डैमेज, हिस्टो मतलब टिश्यू, जो लार्ज इंटेस्टाइन के टिश्यू को डैमेज करे, ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, आगे आते हैं। अब इसका वेक्टर कौन है, तो एनसीईआरटी कहता है हाउस फ्लाई। आप देखते होंगे घर वर में मिठाई विठाई की दुकानों पे मक्खी वक्खी घूमते रहती है, वही मक्खी इसके वेक्टर होते हैं। अच्छा, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन पे बात कर लेते हैं हम लोग। अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूं तो इसका ट्रांसमिशन होता है गंदे, अच्छा सर ने अटेंडेंस भेज दिया था पहले लेक्चर में, सब यस बोले? सर। ठीक है ठीक है। थ्रू कॉन्टामिनेटेड, यस सर। गंदे खाना पानी से होता है, थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर बाय फीकल मटेरियल, फीकल मटेरियल। ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज कीजिए कि ये हाउस फ्लाई कोई इंसान है, वो खुले में शौच कर रहा है। अब खुले में शौच कर रहा है, ये पैरासाइट लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है तो ये पैरासाइट स्टूल के साथ बाहर भी आता है। पता चला कोई हाउस फ्लाई उस फीकल मैटर पे बैठी, वही हाउस फ्लाई उठ उड़ के खुले में रखे हुए किसी मिठाई पे, पानी पे, फल पे बैठी। अब वहां से उस खुले में रखे हुए मिठाई फल को आप बिना प्रॉपर क्लीन किए हुए खा लेते हैं तो ये आपके एलिमेंट्री कनाल में घुस जाता है। तो दो चीजों के लिए सख्त मना किया जाता है बचपन से ही कि भाई खुले में रखा हुआ मिठाई नहीं खाइए, किसी फल को बिना धोए हुए नहीं खाइए। और मोदी जी का सपना था कि भाई सबके पास अपना शौचालय हो, खुले में शौच नहीं कीजिए। तो इन सबका कनेक्शन इन्हीं बीमारियों से जुड़ा हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन बातों को समझ रहे हैं। चला जाए आगे, यस सर। यस सर। सिम्टम्स पे बात कर लेते हैं। सिम्टम्स क्या है, बिल्कुल एक एक लाइन में एनसीईआरटी बोल रहा, ना ज्यादा पढ़ा रहे हैं ना कम पढ़ा रहे हैं। जो आपका एनसीईआरटी है उसको पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाना है। ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी में है, ये है एनसीईआरटी में, बस उतना ही जानना है, ना ज्यादा ना कम। ज्यादा हम बाद में जानेंगे, जब हम डॉक्टर बनेंगे तब जानेंगे। देखिए इधर सिम्टम ये है कि इसमें कब्ज की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन का सारा खेल आपके लार्ज इंटेस्टाइन से ही होता है। पेट में दर्द होता है, इस वजह से आपके एब्डोमिनल रीजन में दर्द देखने को मिलता है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। मरोड़ पैदा होता है, क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। एंड स्टूल में मतलब फीकल मैटर में बहुत ज्यादा म्यूकस और खून के थक्के भी आते हैं, स्टूल्स विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। ध्यान रखिएगा, तो वहाँ खून के थक्के भी देखने को मिलते हैं। तो ये कहानी है हमारे इस दो प्रोटोजोवन डिजीज की, ये दोनों एनसीईआरटी के अंदर हैं। हमारा प्रोटोजोवन डिजीज होता है समाप्त। इसके बाद हमें पढ़ना है हेलमिंथिक डिजीज। हम लोग हेलमिंथिक के बाद फंगल पढ़ेंगे और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, फिर इम्यूनिटी में दाखिल होंगे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वॉर्म से होने वाला डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज। हेलमिंथिक डिजीज, देखिए हेलमिंथिक डिजीज की अगर मैं बात करूं, हेलमिंथिक डिजीज की अगर मैं बात करूं तो जो सबसे पहला हेलमिंथिक डिजीज पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, अगर मैं उस हेलमिंथिक डिजीज की बात करूं तो आपका जो ए नंबर हेलमिंथिक डिजीज आपको पढ़ना है उसका नाम है एस्कैरिएसिस। ध्यान दीजिएगा, एस्कैरिएसिस जो है एनिमल किंगडम से भी क्वेश्चन कनेक्ट करके पूछेगा, क्योंकि वहां पे राउंड वॉर्म में एस्कैरिस पढ़ाए हुए हैं। एक तरह का राउंड वॉर्म है एस्कैरिस। एस्कैरिस जो है एक तरह का नेमाटोड है, राउंड वॉर्म है। आपको जस्ट पिछले क्लास में बायोटेक में मैंने बताया था कि राउंड वॉर्म्स प्लांट और एनिमल दोनों को परेशान करते हैं।
आपको एनिमल्स को जो राउंड वॉर्म परेशान करता है उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, उसका नाम है एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स। एक तरह का ये राउंड वॉर्म है, एक तरह का ये नेमाटोड है। और प्लांट में जो इन्फेक्शन कर रहा था उसका नाम क्या था? बोलिए, पिछले ही क्लास में तो पढ़ाए थे आप लोगों को, बायोटेक वाले में। मेलोडिगाइने इनकॉग्निटा पढ़ाए थे आरएनए इंटरफेरेंस में। यस सर। हाँ, यस देखिए एनसीईआरटी में अगर आपको हम थोड़ा सा हिंट दें, 3 जगह पे हिट होगा। इंटेस्टाइन शब्द 3 जगह यूज्ड है। एक तो यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है, एक तो यहाँ पे यूज हो गया एमीबी, ये एस्कैरिस में। ये जो अपना एस्कैरिस है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, जबकि आपका इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका किसका पैरासाइट है? लार्ज इंटेस्टाइन का। और टाइफाइड में जो आपका बैक्टीरिया है वो कहाँ पे इन्फेक्शन कर रहा था? तो वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। 2 स्मॉल इंटेस्टाइन में, 1 लार्ज इंटेस्टाइन में। इस तरह के सवालों पे आप गारंटी फंसाएगा एनसीईआरटी, लिख के रख लीजिएगा। गलती आप करोगे एग्जाम में मत करना, ये चीज मैंने हिट कर दिया है। मैंने पीछे टाइफाइड भी पढ़ाया था, वहां पे भी मैं इस चीज को जरा नोट कर दूं ताकि आप गलती ना करो। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो पूछी जाती है, ऐसे कोई एलिनिस्टिक थ्योरी नहीं पूछी जाती है। जहां पे ये देखिए मैंने लिख रखा था कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, तो 3 जगह पे ये इंटेस्टाइन वर्ड यूज हुआ है। एक आपका टाइफाइड में आपको पता चल गया, एक आपको मिला कहाँ पे, इधर हमारे एमेबियसिस में, और दूसरा मिला एस्कैरियोसिस में। कोई दिक्कत बोलिए? नो सर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा। बहुत यही सब साधारण चीजें ही पूछी जाती है, अब के टाइम में तो साधारण ही पूछा जाता है। इन भाई साहब का ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो देखिए, जब आप छोटे होंगे ना, कई बार जाते होंगे घर का लोग आपको बाहर छोड़ के आता होगा, जाके आप मिट्टी उट्टी खा लेते होंगे, समझ रहे हैं बात को? तो घर का लोग खुश होकर कहता है अरे भाई कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान भी जाते थे बाहर तो मिट्टी उट्टी खा लेते थे, तो उनकी मम्मी बहुत परेशान रहती थी। तो अपने यहाँ के इंडियन पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि अरे भाई आज बच्चा हमारा जो है मिट्टी खा के आया है। हालांकि नो डाउट मिट्टी खाना एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर की तरह छोटे बच्चों में काम करता है। छोटे बच्चों को मिट्टी का एक्सपोजर जितना मिले वो उनके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। पता चला घर में चूजा की तरह बिठाए हुए हैं, जिंदगी में कभी फ्लैट से बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा है, वही बच्चा जब बाहर की दुनिया देखेगा और धूल मिलेगा लगेगा छींकने, तो घर का लोग कहेगा हाँ हाँ हमारा बच्चा बहुत ज्यादा सेंसिटिव बच्चा है, इसको भाई एयर प्यूरिफायर लगवाइए, इम्यूनिटी बूस्टर दीजिए। वही बच्चा जो दिन रात मिट्टी में खेल रहा है, कूद रहा है, नाली से बॉल निकाल के बैट बॉल खेल रहा है, उसको कभी कोई बीमारी नहीं होता है। आपका एनसीईआरटी ही कहता है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर दीजिए बाहर का। क्यों दीजिए? वो आगे हम लोग इम्यूनिटी में पढ़ेंगे, आखिर उससे क्या फायदा होगा वो सब पढ़ेंगे। हाँ, तो वो हम बात कर रहे थे कि भाई ये फैलता कैसे है? थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ईटीसी। ये मेरे शब्द नहीं है, एनसीईआरटी के शब्द हैं, फ्रूट्स ईटीसी। कह रहा है इसमें सिम्टम्स क्या होता है सर? तो सिम्टम्स पे बात कर लेते हैं। देखिए, एस्कैरिस का जो पैरासाइट होता है, कीड़ा है भाई, कीड़ा है, आपके पेट में रहता है, आपके पेट में ही अंडा देता है। अंडा देता है तो इसका अंडा जो है वो फीकल मैटर के थ्रू बाहर आता है, अब मिट्टी में मिल जाता है। अब उसी मिट्टी के थ्रू उड़ उड़ के, धूल उल के थ्रू खाना में चला गया, पानी में चला गया, सब्जियों पे चला गया, या फिर कोई बच्चा मिट्टी खा लिया, तो आसानी से वो अंडा जो है पेट में उतर जाता है। बच्चों के पेट में कीड़ा बहुत कॉमन है, क्योंकि बच्चा सब कुछ भी मुंह में लगा लेता है। सब्जी बिना धोया हुआ सब्जी रखा हुआ है, खा गया, आप थे ही नहीं घर में, खा गया, मिट्टी खा गया। तो ये सब चीज एस्कैरिस, पेट में कीड़े कीड़े की समस्या ज्यादा छोटे बच्चों में देखने को मिलती है, क्योंकि वो इस तरह की चीजों से ज्यादा क्या रहते हैं, इंटरैक्टेड रहते हैं। इसमें क्या होता है, ये एस्कैरिस में इंटरनल ब्लीडिंग होता है। पैरासाइट है, आपके एलिमेंट्री कनाल से चिपक के खून चूसता है, समझ रहे हैं, लेयर्स को डैमेज करके खून भी चूसता है। साथ साथ क्या होता है, तो उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होता है, मस्क्यूलर पेन देखने को मिलता है, ठीक है, बुखार भी देखने को मिलता है, फीवर भी देखने को मिलता है, खून की भी कमी हो जाती है, एनीमिया भी देखने को मिलता है। कई बार तो ये पैरासाइट इतना ना ज्यादा बढ़ जाता है, इसके बच्चे इतना ना ज्यादा आपके एलिमेंट्री कनाल में बढ़ जाते हैं कि इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज हो जाता है, और तब दवाई खाने से भी काम नहीं चलता है, तब सर्जिकली
पेट को साफ करना पड़ता है, इनको निकालना पड़ता है, इनके गुच्छे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जब तो इंटेस्टाइनल पैसेज को ब्लॉक भी कर देते हैं। कैसे ये आपको परेशान करता है? तो पैरासाइट द एग्स ऑफ पैरासाइट, हम कह भी रहे थे, द एग्स ऑफ पैरासाइट comes out through the feces of infected person which contaminate फूड एंड वाटर, जो आपके खाना और पानी को क्या करता है? कॉन्टामिनेट करता है। तो ये कहानी थी एस्कैरिस की। इसके बाद जो दूसरा हेलमिंथिक डिजीज एनसीईआरटी से हमें पढ़ना है, उसका नाम है द वेरी फेमस फाइलेरियसिस। फाइलेरियसिस की कहानी ये है कि इसी को हम लोग बुलाते हैं एलिफेंटिएसिस, हाथी पांव बुलाते हैं, एलिफेंटिएसिस। ठीक। अच्छा, हाथी पांव में अगर मैं बताऊं आपको हाथी पांव के बारे में, तो सबसे पहले भाई ये भी हेलमिंथिक डिजीज है, तो इसका पैथोजन बताइए। आप सबको पता है इसका जो पैथोजन है उसका नाम है वुचेरिया। वुचेरिया से होता है। वुचेरिया दो तरह का होता है, एक होता है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई और एक होता है मलाई। ऑलरेडी ये सवाल आ चुका है उचेरिया, इसमें हम नहीं बता रहे हैं कि कहाँ कौन ईयर में सवाल आया हुआ है, क्योंकि आप करोगे तो पता चल जाएगा। हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिजीज पे, एक फिक्स है। जितनी डिजीज हैं ऑलमोस्ट उन पे क्वेश्चंस हिट हो चुके हैं मोर और लेस। ट्रांसमिशन कैसे होता है ध्यान रखिएगा। तो ट्रांसमिशन होता है वुचेरिया का, इसकी एक वेक्टर है, उस वेक्टर का बड़ा फेमस नाम है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो के बाइट से, बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। देखिए जितने भी बीमारी होते हैं कहीं पे भी मेल मॉस्क्यूटो की चर्चा नहीं हुई होगी, क्योंकि मेल जो मॉस्क्यूटोज होते हैं वो खून चूसते ही नहीं, खून चूसती हैं फीमेल्स। मेल जो हैं वो फलों के रस पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो ना तो वो आपका खून चूसेंगे ना वो वेक्टर की तरह काम करेंगे। हर बार कोई ना कोई फीमेल मॉस्क्यूटो ही वेक्टर की तरह काम करेगी। फीमेल एडीज से डेंगू, फीमेल एनोफ्लिस से मॉस्क्यूटो और फीमेल क्यूलेक्स से फाइलेरियसिस, ये 3 सवाल गारंटी है मॉस्क्यूटो पे जो पूछा जाएगा। आपको ये एनिमल किंगडम में भी हम बताएंगे वापस, और इस चैप्टर में ऑलरेडी बता दिए, ये आखिरी मॉस्क्यूटो था जिसके बारे में जानना था। तो बोलिए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? No, sir. No, sir. हाँ, तो सिम्टम क्या होता है इसमें, सिम्टम पे भी बात कर लेते हैं। देखिए ये जो पैरासाइट है, ये जो कीड़ा है, जब मॉस्क्यूटो काटता है तो आपके ब्लड में एंटर कर जाता है। ब्लड से ये आपके लिम्फेटिक सर्कुलेशन में जाके धीरे धीरे लिम्फेटिक सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से लिम्फ वगैरह ठीक से फ्लो नहीं हो पाता है। और शुरुआत पैर से होती है तो पूरा पैर फूलने लगता है धीरे धीरे, हालांकि कई सालों में ये होता है। पैर फूलते फूलते पूरा थाई फूल जाता है, और थाई फूलते फूलते जेनाइटल ऑर्गन्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं, और उस केस में मर्दों में स्टर्लिटी भी देखने को मिलती है। फाइलेरियसिस भी एक केस है मेल इनफर्टिलिटी का। तो जरा मैं लिख देता हूं, फाइलेरियल वॉर्म कॉजेज, मैंने मेल इनफर्टिलिटी में लिखा भी होगा कारण में, फाइलेरियल वॉर्म कॉजेज स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक, कई सालों तक रहता है ये ध्यान रखिएगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द organs in which they live for many years। कई सालों तक जिस ऑर्गन में रहते हैं उसी में इन्फेक्शन करते हैं। अच्छा, किसको अफेक्ट करते हैं? तो पहला ये पॉइंट हो गया अफेक्ट्स, ये अफेक्ट करता है लिम्फेटिक वेसल को, अफेक्ट्स लिम्फेटिक वेसल्स, ध्यान दीजिएगा। इसकी वजह से क्या होता है, पैरे जो हैं वो फूल जाते हैं, कॉजिंग
नीचे का लिम्फ इकट्ठा होके ऊपर नहीं आ जाता है, ऊपर नहीं आ पाता है, कॉजिंग swelling of legs, scrotum and other body parts, दूसरे बॉडी पार्ट्स का स्वेलिंग वगैरह हो जाता है। अच्छा, इसमें जेनाइटल ऑर्गन्स भी क्या हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। दी जेनाइटल organs are also affected, leading to ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, मतलब बड़े लेवल पे डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है, डिफॉर्मिटीज। और मेरे ख्याल से डिफॉर्मिटीज ये एनसीईआरटी के लाइंस हैं। मैं दिखा ही देता हूँ फाइलेरियसिस का फोटो, आपको बस यही चीजें याद रखनी होती है, ज्यादा नहीं। ज्यादा पढ़ के कोई फायदा इस चैप्टर में है नहीं, शायद फोटो होना चाहिए, होगा तो हम दिखा देंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग खुद देख लीजिएगा। प्रीवियसली भी मैंने डिस्कस कर ही रखा होगा कभी ना कभी। चलिए, तो फाइलेरियसिस का फोटो है नहीं, है किसी ना किसी बैच में मैंने एनसीईआरटी पे पढ़ाया है, तो वहां दिखा देते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। एक सेकंड दिखा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। चलिए कि मैं बताना क्या चाहता हूँ, होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज ही इम्यूनिटी में हम लोग एंटर कर जाएंगे। ह्यूमन हेल्थ एनसीईआरटी, ह्यूमन हेल्थ एनसीईआरटी, लग तो नहीं रहा है किसी बैच में एनसीईआरटी पे पढ़ाए हैं। ये रहा ना। हाँ देखिए, तो ये क्रैश बैच में मैंने पढ़ा रखा होगा। देखिए यहाँ पे सर्कल आउट भी किया है मैंने, जहाँ भी पढ़ाते हैं पढ़ाते सेम ही है। देखिए जेनाइटल ऑर्गन अफेक्टेड लिखा हुआ है सर्कल आउट करके एनसीईआरटी के फिगर में, देख Yes, रहे हैं sir. आप लोग। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें ये चीज Yes, sir. दिखाया गया है, तो आप लोग अपना तैयार रहिएगा। लिखा हुआ है फीमेल मॉस्क्यूटो के बाइट से। हाँ, ये भी नहीं सोचिएगा कि नहीं लिखा हुआ है, बस नाम नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन फीमेल मॉस्क्यूटो के बाइट से लिखे हुए हैं। और कौन सी फीमेल मॉस्क्यूटो जरा बताइए, तो क्यूलेक्स, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो बिल्कुल एनसीईआरटी मैंने पढ़ाया है, एक शब्द इधर उधर नहीं, जो एनसीईआरटी कह रहा है वही हम लोग पढ़ लिए हैं। तो ये कहानी है। इसके बाद देखिएगा, ये रिंग वॉर्म हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, फंजाई से होने वाला बीमारी है, डैंड्रफ जैसा स्केली स्किन हो जाता है। देखिएगा यहाँ पे फोटो में बना भी हुआ होगा, मैं सर्कल आउट भी कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ों को हम पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए आपको हम दिखा देते हैं, लिख के ही पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग लिख के पढ़ रहे हैं, तो क्या है दूसरा तरीका अपनाया जाए भाई। चलिए, तो रिंग वॉर्म खत्म कर देते हैं। आइए रुक जाइए, अपने नोट्स पे आते हैं हम लोग। जीएमडी के बैचेस में, और जो हमारे 2-3 महीने के बैच बनते हैं, उनमें मेरा कोशिश रहता है कि कोशिश क्या, उसका आपको बेनिफिट भी मिलता होगा। एनसीईआरटी जो बेस्ड डेटाज होते होंगे, सीधा सवाल एनसीईआरटी से ही आते हैं। हाल फिलहाल के दिनों में तो बड़े ही सवाल एनसीईआरटी से आ रहे हैं। पहले हम एक्स्ट्रा पढ़ाते थे, पहले क्या है, हर साल, इस साल भी पढ़ाएंगे, लेकिन सिर्फ ओआईएमआर के बैच में। वहाँ टाइम बहुत होता है। पता है तुम लोग को, पूरे 12th का जो मतलब सिलेबस है, वो 12th में कितने चैप्टर हैं ही। तो एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटा ही है, एक एवोल्यूशन है, एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, और बायोटेक है। तो टोटल 4 ही चैप्टर है 12th का। अब ड्रॉपर वाले बच्चों को जब ये 4 यूनिट हम लोग पढ़ाने आते हैं ना, तो जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि सिर्फ जोन्स पे हिट करते हैं, हमें फालतू नहीं पढ़ाना होता है, क्योंकि वो बच्चा 11th पढ़ते पढ़ते आ रहा होता है। लेकिन 12th में बच्चों के पास पूरा 1 साल टाइम होता है। बच्चा हमारे पास अभी आया, अब उसको 1 साल हम 4 चैप्टर अगर पढ़ाना जाए तो 4 महीने में खत्म हो जाएगा। तो अप्रैल में बैच शुरू होता है 12th का, मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त में सिलेबस खत्म। अब बच्चा अगर अगस्त में सिलेबस खत्म कर देंगे, तो पेपर होना है अगले साल मई में, 10 महीने घर पे बैठ के करेगा क्या? वो क्या करेगा घर पे बैठ के? गाली ही ना देगा कि इतना पहले सिलेबस क्यों खत्म कर दिए। तो वहां ज्यादा पढ़ाना एक टीचिंग का मेथोडोलॉजी में शामिल हो चुका है, कि नहीं भी पढ़ाइएगा तो सिलेबस, एनसीईआरटी पढ़ाने जाइएगा तो एक महीने छोड़िए, आधे आधे महीने में चैप्टर निकल जाता है। एनसीईआरटी कम है,
एनसीईआरटी बेस्ड अगर सिर्फ बातें बताइए, लेकिन हाँ एनसीईआरटी को अगर इलाबोरेट किया जाए, तोड़ा जाए, तो कॉन्सेप्ट्स खूब निकलते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे बातें निकलती हैं, लेकिन हर जगह पे वहाँ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसकी ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, आप लोग क्योंकि रिपीटर बैच के हैं। खैर इधर आइए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंगल डिजीज में सबसे पहला बीमारी है, नाम है उसका रिंगवॉर्म। एनसीईआरटी के अंदर है, एक ही हम लोग पढ़ेंगे। देखिए रिंगवॉर्म जो है किससे होता है, कॉज्ड बाई किससे होता है, तो कुछ फंजाई से होता है। एनसीईआरटी कह रहा है फंजाई बिलोंगिंग टू क्लास सॉरी टू जेनेरा, कुछ फंजाई जो किस जेनेरा से बिलोंग करते हैं, तो एक बिलोंग करता है माइक्रोस्पोरम से, ध्यान दीजिएगा, एक बिलोंग करता है, कॉमा ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है, ट्राइकोफाइटोन से, ट्राइकोफाइटोन्स। देखो फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, पहले फंजाई को प्लांट में ही रखा गया था। और एक है इपीडर्मोफाइटोन, देखो इपीडर्मो का मतलब होता है, डर्मा मतलब होता है स्किन, और फाइटोन का मतलब प्लांट। ऐसा फंजाई जो पहले इनको प्लांट माना जाता था, इसीलिए इनके नाम में फाइटोन लगा हुआ है। इपीडर्मो मतलब आपका स्किन, तो जो स्किन को खाता हो फंजाई, स्किन में रहता हो, खाते भी हैं। ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये ऑलरेडी सवाल आ चुका है, ये ऑलरेडी नीट में आ चुका है, ये किस जेनेरा से बिलोंग करते हैं ऑलरेडी आ चुका है। ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं तो कैसे फैलता है, तो ये फंगल डिजीज जो है मिट्टी से फैलता है बाई सॉयल, किसी का आप इन्फेक्टेड कपड़ा यूज कर लीजिए, ठीक है, बाई यूजिंग इन्फेक्टेड क्लॉथ्स, इन्फेक्टेड गंदे कपड़ों से फैलता है। और कैसे फैलता है, टॉवेल्स से फैलता है। और डैंड्रफ वैंड्रफ है किसी को, उसी का कंघी यूज कर रहे हैं, डैंड्रफ भी फंगल डिजीज ही है, तो आपको भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सिम्टम्स क्या होता है, देखिए देखिए फंजाई का प्रॉब्लम क्या होता है ना, इस तरह के फंजाई का, कि ये स्किन पे हमला कर देते हैं, और स्किन पे हमला करके स्किन को पचाने वाले एंजाइम रिलीज करते हैं, स्किन को पचाने के बाद उसको खाते हैं, और जब स्किन को आपके पचाते हैं ना ये, तो आपकी स्किन में खुजली होता है। अब खुजली होता है तो आप और जोर से खुजला देते हैं, बस स्किन में और अंदर घुस जाते हैं, और आप खुजलाते हैं और अंदर घुसते हैं। अब होता क्या, आप जाते हैं डॉक्टर को दिखाने, धीरे धीरे स्किन स्केली हो जाता है, झड़ने लगता है, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर बोलता है अच्छा सुनिए, ये जो है आप एंटी फंगल क्रीम लगाइए, एंटी फंगल पाउडर लगाइए। आप लाते हैं पाउडर वाउडर लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं तो ऊपर के फंजाई मर जाते हैं। अब मर गया फंजाई, आपको लगा कि अरे ठीक हो गया, डॉक्टर बोला कि भाई ठीक होने के बाद लगाते रहना, लेकिन तुम सोचा अच्छा पाउडर बेचने के लिए लिख दिया है ही, तो आपने कुछ दिन लगाया, आपको लगा कि ठीक हो गया, ऊपर के फंजाई मर गए थे, और आपको लगा ठीक हो गया, लेकिन जब आप खुजली कर दिए हैं तो जो फंजाई अंदर घुसा है, शुरू शुरू में तो ऊपर वाला मर जाएगा तो आपको ठीक फील होगा, फिर 10 दिन के बाद से खुजली होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला सब फिर मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा। तो फंगल डिजीजेस में स्पेशली रिंग वॉर्म वगैरह में ठीक होने के 10-15 दिन, एक महीने बाद तक उस एरिया को जो है आपको एंटी फंगल मेडिसिन से ट्रीट करते रहना चाहिए, तब जाके परमानेंट छुटकारा मिलता है। और इसीलिए मना भी किया जाता है कि दाद खाद खुजली पे खुजलाइए नहीं, तो ज्यादा खुजलाने से वो और ज्यादा जो है डेप्थ में जाते हैं, और ज्यादा समस्याएं आपके लिए बढ़ती है, फिर उनसे छुटकारा पाना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो शुरुआती कंडीशन में ही, शुरुआती स्टेज में ही उसको प्रॉपर एंटी फंगल मेडिसिन से आप ठीक कर सकते हैं। इसमें बात करते हैं हम लोग कि क्या सिम्टम क्या है, तो देखिए इसमें सिम्टम होता है कि अभी अभी आप देख रहे थे कि अपीयरेंस होता है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई, एकदम रूखा रूखा, और स्केली, मतलब एकदम ऐसा लगेगा कि स्केल्स छूट रहे हैं, ड्राई स्केली लेसियंस, ठीक है, पपड़ी जैसा, ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी सच एज आपके स्किन से, तो स्किन पे हो गया, नेल पे, ठीक है, स्काल्प पे, मतलब खोपड़ी पे जो आपको डैंड्रफ वगैरह होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो ये जो लेसियंस हैं ये आपको बहुत तेज खुजली भी करेंगे, बहुत तेज इंटेंस इचिंग होगी। दिस लेसियंस, ये जो पपड़ी छूटेगा वहां से आपको इचिंग भी होगा। दिस लेसियंस आर accompanied by
इंटेंस इचिंग, इसमें तेज खुजली भी होगी। आगे आते हैं, कह रहा है कि सर फंजाई को जानते हैं फायदा कैसे मिलता है? तो फंजाई को फायदा मिलता है अगर आप गर्मी वाले सीजन में, और गर्मी और साथ साथ पसीना वाला पैंट पहन लिए, मान लिए कि पसीना वाला ही पानी भीगा हुआ ही कपड़ा पहन ले रहे हैं, पैंट पहन ले रहे हैं, तो गर्मी और नमी इसके लिए एकदम, कह लीजिए कि भाई इसका खाद पानी है। जहां गर्मी हुआ, जहां नमी हुआ, फंजाई खूब ग्रो करता है। तो ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जहां स्किन चिपका हुआ रहता है, दो स्किन टच करते हैं, जैसे आपका थाई वाला रीजन है, ग्रोइन वाला रीजन है, इन जगहों पे तो ध्यान दीजिएगा क्या है कि हीट एंड मॉइस्चर help this fungi to grow, which makes them thrive in skin folds। तो स्किन फोल्ड्स में ये ज्यादा रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। सच एज दोज इन ग्रोइंस मतलब थाई रीजन, और बिटवीन द टोज। तो ये कहानी है। अच्छा देखिएगा, ये जो आपका रिंग वॉर्म होता है वो कई टाइप का होता है। अगर मैं इसके टाइप की बात करूं तो एक होता है टीनिया कैपिटाइटिस, हम बताते हैं इसके बारे में। एक होता है टीनिया क्रूरिस, एक होता है टीनिया बारबाई, एक होता है टीनिया पेडिस, या इसी को बुलाते हैं एथलीट्स फुट। आखिर ये किस तरह के रिंग वॉर्म है? तो सुनिए, जो सबसे पहला है ये है खोपड़ी का रिंग वॉर्म ऑफ स्काल्प, सर में हो जाए, ठीक है, रिंग वॉर्म ऑफ स्काल्प का रिंग वॉर्म। जो दूसरा वाला है ये आपके ग्रोइन और एनस रीजन में, मतलब थाई रीजन में, एंड पेरिनियम कहते हैं एनस रीजन में हो जाए, ध्यान रखिएगा, वहां का रिंग वॉर्म। बारबाई मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, चेहरे में और गर्दन में, फेस एंड नेक में। और पेडिस मतलब तो समझ ही गए होंगे, पैर का। तो इस तरह के रिंग वॉर्म होते हैं, ये अलग अलग टाइप होता है। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अब जाके आपका पूरा डिजीज खत्म हो गया है। तो ये कहानी थी डिजीज की जो मैंने आपको बताई है। कुछ और छोटी छोटी बातों को हम बताएंगे अभी 1 मिनट के अंदर। पहले ये बताइए, ये आपको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। एक दो पॉइंट और हमको बताना है। एक पेज तो हम अपने नोट से उठाएंगे अभी। कुछ और डिजीज हैं, ये एनसीईआरटी से डिजीज खत्म हो गया, लेकिन हाँ कुछ ऐसी बीमारी हैं जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन फ्रिक्वेंटली इंडिया के हर बड़े एग्जाम में पूछा गया है, और आपको भी जानना चाहिए। जानना इसलिए चाहिए क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो उन क्वेश्चंस के ऊपर कोई बैरियर नहीं है, खूब पूछे जाते हैं। अब कोरोना का सवाल पूछा जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि एनसीईआरटी में नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है। आप क्लेम भी नहीं कर सकते हैं कि क्यों पूछ लिए, पूछ भी लेगा, कोई गारंटी नहीं है। नॉट इन एनसीईआरटी, लेकिन पूछे जाते हैं। नॉट इन एनसीईआरटी बट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, पूछे गए भी हैं बट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। बहुत ज्यादा नहीं, दो चार बीमारियों के बारे में पढ़ाएंगे। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है ब्लैक फुट डिजीज का। क्या है ब्लैक फुट डिजीज? सुनिए, ब्लैक फुट डिजीज जो है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है अगर आपके पीने वाले पानी में आर्सेनिक हो। अगर आपके ड्रिंकिंग वाटर में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तब ये होता है, ड्यू टू आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी में आर्सेनिक हो। अच्छा, इसकी वजह से गैंग्रीन हो जाता है। जानते हैं गैंग्रीन में क्या होता है? गैंग्रीन में क्या होता है कि जैसे पैर में हुआ गैंग्रीन,
तो ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाता है। ब्लड वेसल ब्लॉक होता है तो वहाँ का टिश्यू मर जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं सप्लाई होता है, टिश्यू मर जाता है, तो उस हिस्से को काट देना पड़ता है। जानते हैं, अगर मान लीजिए कोई आपका घाव हुआ है, ठीक है, आप उसका इलाज ही नहीं करा रहे हैं, अब धीरे धीरे वो घाव वहाँ के ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा, डैमेज करेगा, वहाँ ब्लड की सप्लाई खत्म, ब्लड की सप्लाई खत्म, वहाँ के टिश्यूज मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो उनको रिकवर नहीं कर पाएगा, उस हिस्से को काटना पड़ता है। तो इस तरह की समस्या होती है, ये ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक्स, गैंग्रीन में क्या होता है, ब्लॉक्स ब्लड वेसल लीडिंग टू इसीलिए इसका नाम पड़ा है कि पैर काला पड़ने लगता है, शुरुआत पैर से ही होता है, पैरे काट देना पड़ता है। ब्लॉक्स ब्लड वेसल लीडिंग टू डेथ ऑफ टिश्यू एंड, अच्छा, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। अच्छा देखिए, ये नहीं सोचिएगा कि हमको मन किया है इसलिए ये सब नाम पढ़ा रहे हैं, या हमको पता होगा कि हाँ यही पूछा जाता है, नहीं। ये जितने डिजीज आपको एक्स्ट्रा पढ़ाए जा रहे हैं, ये किसी ना किसी इंडिया के मेडिकल एग्जाम में पूछे गए हैं, सब पूछा गया है, वहीं से एक्सट्रैक्ट करके आपके लिए मैंने सामने इनकी कहानी लेके आए हैं, क्योंकि पूछे गए हैं। ऐसे ही हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसे हमको बर्डन देने का कोई मतलब नहीं है। अगली बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस। आप कह सकते हैं सर स्लीपिंग सिकनेस हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम बताते हैं स्लीपिंग सिकनेस एक प्रोटोजोअन डिजीज है, और आपके एनसीईआरटी में इसके प्रोटोजोआ की चर्चा किए हुए है, जब आपको प्रोटोजोआ पढ़ाया गया होगा। तो प्रोटोजोआ जब पढ़ाया गया होगा तो वहाँ पे प्रोटोजोआ पढ़ाया गया होगा, उसका एक बड़ा फेमस नाम है ट्रिपैनोसोमा। नाम सुने हैं ट्रिपैनोसोमा का? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस से होता है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस से होता है। और इस प्रोटोजोआ के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है। 3 प्रोटोजोआ, कोई फ्लैजेलेटेड पढ़ाया गया होगा, कोई पैरासिटिक पढ़ाया गया होगा। एनसीईआरटी में 3 प्रोटोजोआ दिए हुए हैं 11th के एनसीईआरटी में, Yes, sir. और तीसरा कौन Yes, सा sir. दिया हुआ है, बताइए? ये फैलता है बाय बाइट ऑफ सीसी फ्लाई। अरे एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, तुम लोग को ये भी नहीं याद रहता है? कैसे काम करोगे बताओ? हमको याद है, बॉटनी पढ़ाए हुए एक जमाना हो गया। सीसी फ्लाई, टीसी लिखते हैं, पढ़ते हैं सीसी। अच्छा, इसमें क्या होता है ना कि हालांकि सिम्टम तुमको नहीं पढ़ना है, लेकिन बस सुन लो। इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोटोजोआ है, ये आपके ब्लड वेसल में एंटर करके धीरे धीरे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो खून जाता है उसको ब्लॉक करता है। खून जाता है, अगर आपके ब्रेन को खून की कमी होगी तो आपको चक्कर आएगा, आपको नींद आएगा, दिन भर ड्राउजीनेस फील होगा। ड्राउजीनेस का मतलब होता है जैसे खाना खाने के बाद फील करते हैं, इसीलिए नाम पड़ा इसका स्लीपिंग सिकनेस। सर में दर्द होगा, बुखार होगा और ड्राउजीनेस फील होगा। दैट इज व्हाई द नेम हैज बीन गिवन व्हाट, स्लीपिंग सिकनेस। क्लियर है ये बात? यस सर। Yes, sir. तो ये जो प्रोटोजोआ है कॉज करता है, बस एक लाइन लिख देते हैं, ड्राउजीनेस, इसीलिए नाम पड़ गया स्लीपिंग सिकनेस, ड्राउजीनेस नाम पड़ गया। ठीक है, इधर आइए, अगली बीमारी पे हम लोग चर्चा करते हैं। एक अगला बीमारी है जैपनीज इंसेफेलाइटिस। ध्यान दीजिएगा, देखिए आज के डेट में जापानीज इंसेफेलाइटिस, अभी आप लोग देखे होंगे कि चाइना वाला सब एकदम गुस्सा गया था कि काहे नाम रख दिए भाई। जो अपना ट्रम्प था, बार बार चाइना वाला सबको चिढ़ा देता था कि चाइनीज वायरस है, तो चिढ़ जाता था चाइना वाला, कहता था कि नहीं भाई चाइनीज वायरस नहीं है, लड़ाई हो जाएगा, इस बात पे नहीं बोलो। अब देखो ये जो बीमारी है इसका नाम लोग रख दिया जापानीज इंसेफेलाइटिस। का है तो सिर्फ इसका पहला केस दुनिया में जापान में मिला, इसलिए इसका नाम जापानीज बीमारी का नाम रख दिया। बाद में लोग देखे होंगे कि कोरोना का ये अफ्रीकन वेरिएंट है, ये अमेरिकन वेरिएंट है, ये इंडियन वेरिएंट है। तो बाद में अफ्रीका वाला सब भी बोला सब कि हमारे देश के नाम पे मत रखिए, हम लोग तो बताए भी हैं। एक अफ्रीकन वेरिएंट बीच में आ गया था तो लोग उसको कह दिया कि अफ्रीकन वेरिएंट है। तो बाद में जो अपना WHO है कहा कि नहीं भाई, अल्फा बीटा गामा ये लोग के नाम के आगे लगाओ कि कौन कौन सा वेरिएंट है। तो देख रहे हैं आप लोग, अलग अलग ओमिक्रॉन वेरिएंट आ रहा है, डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, लेकिन किसी भी देश का नाम नहीं लग रहा है। हालांकि ये देश के नाम की प्रथा पुरानी है। कहीं पे भी कोई बीमारी जिस देश में पहली बार मिलता है,
उसी देश के नाम पे उसका नाम पड़ जाता है फर्स्ट केस इन जापान। देखो आपको पता है इंसेफेलॉन का मतलब होता है ब्रेन और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इस बीमारी में ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाता है और इसीलिए इसका नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा बोलिए तो, बोलिए, जापानीज इंसेफेलाइटिस। अरे तुम लोग सुन रहे हो या सो गए हो, पहले ये बताओ। Yes, sir. हाँ मीटिंग में हो ना, बोलते रहना है, ठीक है। इधर आइए। हाँ क्या है भाई, इतना मैसेज आता है। इधर देखिए, अगली जो बीमारी है जैपनीज इंसेफेलाइटिस के बाद, वो हमारे देश के भी नाम पे पड़ा है एक बीमारी, उसका नाम है काला जार। कहिएगा सर काला जार हम लोग के यहाँ के देश का कहाँ कहीं नाम है, तो नहीं, काला जार को ही कहा गया था डमडम फीवर। जानते हैं इसका नाम डमडम फीवर क्यों पड़ा था? भारत में कोलकाता में एक जगह है, कलकत्ता में, उसका नाम है डमडम। अब वहीं पे इसका पहला केस मिला, इसीलिए लोग नाम रख दिया कि ले भाई डमडमे फीवर है। बिहार में कोई बीमारी मिला है, बिहारी बीमारी है, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। तो इसका पहला केस जो है तुम्हारे जम्मू में मिला, जम्मू वालों का बीमारी है भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसका नाम रख दिया गया उसी के नाम पे, फर्स्ट केस इन डमडम कलकत्ता। तो डमडम नाम के जगह पे कलकत्ता में केस मिला था, इसीलिए नाम पड़ गया। काला जार इसलिए कहते हैं क्योंकि शरीर काला पड़ने लगता है, स्किन कलर becomes blackish to grayish। शरीर जो है वो काला पड़ने लगता है, ब्लैकिश से ग्रेइश तक पड़ जाता है, इसलिए। अच्छा हाँ, ये भी एक बहुत फेमस प्रोटोजवा से होता है। देखिए प्रोटोजोअन डिजीज में दो नाम आप और ऐड कर लीजिए, एक तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस वाला स्लीपिंग सिकनेस, लेस्मानिया का नाम सुने हैं आप लोग प्रोटोजवा का? लेस्मानिया डोनोवानिया, लेस्मानिया डोनोवानिया से होता है। एनसीईआरटी में है लेस्मानिया डोनोवानिया, बोलिए तो। नाम दिया है लेस्मानिया का 11th में, चेक कीजिए तो, 3 प्रोटोजवा जहां दिया हुआ है। नो सर। लेस्मानिया, ट्रिपैनोसोमा दिया हुआ है ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. ट्रिपैनोसोमा है, ट्रिपैनोसोमा है, हमको पता है। फीमेल सैंड फ्लाई, उसमें भी फेलोबॉटमस। तो हालांकि ये सब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ ये कुछ फ्रीक्वेंट ऐसे बीमारी थे जो इंडिया के अलग अलग मेडिकल एंट्रेंसेस में, एएफएमसी में, एएमयू में, बीएचयू में जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे गए थे, जिनको मैंने अलग से कोट करके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा दिया है, ताकि आपको हर डिजीज के बारे में पता हो। एनसीईआरटी में लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज दिए गए हैं, आपको उनका सिम्टम, पैथोजन, वेक्टर याद होना चाहिए एनसीईआरटी से। बाकी के बारे में नाम जानिए, खुश होके थोड़ा सा पैथोजन के बारे में जान लीजिए तो अच्छा रहेगा, नहीं भी याद रखिएगा तो कोई समस्या नहीं है। मैं उम्मीद करूँ कि ये बात आप समझ गए हैं, बताइए। यस सर। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। अब ये टॉपिक खत्म हो गया है, एक छोटा सा पेज है जो मैं एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्टेड पॉइंट है, अब उसको लिखने में बड़ा वक्त लगेगा, तो उस चीज़ को हम अपने नोट्स पे आपको दिखा देते हैं, कुछ बातें हैं उसको ऐड अप कर देंगे हम, उसके बाद हम लोग इम्यूनिटी में दाखिल हो जाएंगे। अब मेरे पास मेरा नोट्स पड़ा हुआ है तो वहां से हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए 2 मिनट का आपको ब्रेक, नहीं 2 मिनट का ब्रेक इसके बाद देंगे, रुक जाओ इसके बाद देंगे, अभी रुक जाओ। हाँ ये रहा मेरा नोट्स, ये रहा मेरा नोट्स। आइए इधर, आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए डिजीज जो है वो 3 तरह का होता है, एक होता है इंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक, एक होता है पैंडेमिक। देखो तुम लोग ये सुने होंगे कि 2 साल पहले सबसे पहले जो कोरोना वायरस था वो चाइना के वुहान में फैला था। तो वुहान एक पार्टिकुलर एरिया है, ये एक लिमिटेड पॉपुलेशन तक रिस्ट्रिक्टेड था, मतलब चाइना में भी पूरे चाइना में नहीं फैला हुआ था, इट वाज लिमिटेड अक्रॉस द वुहानियन पॉपुलेशन, सिर्फ वुहान तक फैला हुआ था। जब तक वुहान में फैला हुआ था वो था एंडेमिक, लेकिन वुहान से निकल के पूरे चाइना में फैल गया तो ये बन गया एपिडेमिक, और पूरे चाइना से निकल के पूरी दुनिया में फैल गया तो ये बन गया पैंडेमिक। जो डिफरेंस बिटवीन एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पैंडेमिक, मैं उम्मीद करूं कि आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, बताइए। Yes, यस sir. सर।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एनसीईआरटी के अंदर ही टॉपिक है कि भाई इतना सारा अगर तुमको बीमारी हो रहा है तो बीमारियों को तुम कैसे रोकथाम कैसे कर सकते हो, प्रिवेंटिव मेजर पढ़ाए हुए हैं। कहा है कि देखो हर बीमारी के लिए सबसे बढ़िया इलाज है कि आप थोड़ा साफ सुथरा रहिए, पर्सनल हाइजीन का, पब्लिक हाइजीन का। पता चला रोड पे जा रहे हैं, बाहर जाके भाई टॉयलेट करके चले आ रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, घर में ही है, साफ कपड़ा नहीं पहन रहे हैं, गंदा कपड़ा पहन रहे हैं, तो इन चीजों का ख्याल रखिए। क्लोज कांटेक्ट, देखो एनसीईआरटी बहुत तरह का आपका फ्यूचरिस्टिक था, वो पहले ही कह दिया था कि हवा से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए जरूरी है कि ज्यादा नजदीकियां ना बढ़ाइए। अब एनसीईआरटी की बात देख रहे हैं ना, आज सही साबित हो गई। हम भी लिख दिए कि भाई एनसीईआरटी भविष्य वक्ता है। ठीक है, खैर अलग बात है, उसको पता था पहले से कि कभी ना कभी कोरोना वायरस आएगा, इसलिए लिखा कि नजदीकियां ना बढ़ाइए। फिर आपका एनसीईआरटी क्या कहता है कि बहुत सारे वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं। वेक्टर बॉर्न मतलब जैसे आपको मॉस्किटो से होने वाला बीमारी है, 3 बताएं आपको नाम। एक बताएं एडीज से डेंगू, एनोफिलिस से मलेरिया, क्यूलेक्स से आपको कौन सी बीमारी हो रही है, फाइलेरिया। तो इनके लिए जरूरी है कि इन मॉस्किटोज को आप कंट्रोल करो और इनके वेक्टर्स को एलिमिनेट करो और उनकी ब्रीडिंग को रोको, उनके ब्रीडिंग प्लेसेस को चेक करते रहो। मॉस्किटो वगैरह जो है वो पानी से फैलते हैं, आप लोगों को पता है। तो कूलर में कोई पानी जमा किए हुए है, पानी सड़ रहा है, उसी में मच्छर है, वही मच्छर तुमको काट रहा है। एसी वाला है, नाली का पानी है। तो एनसीईआरटी एक बात लिखे हुए है कि इस तरह के वेक्टर बॉर्न डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत फेमस मछली को इंट्रोड्यूस किया गया जो लार्वा को खाती थी। और किसके लार्वा को खाती थी, तो वो खाती थी लार्वीवोरस, का मतलब लार्वा ईटर मछली थी। ये मॉस्किटो के लार्वा को खाती थी और इस तरह से इसने डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारियों को कंट्रोल किया। तो शहरों के तालाबों में इस मछली को छोड़ा जाता था। लार्वीवोरस मछली थी, बहुत फेमस सवाल है कि इनमें से लार्वीवोरस फिश कौन है, बोले तो समझ में आया। और बीमारियों से यस सर। छुटकारा पाने के लिए आप वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वगैरह लॉन्च कीजिए। वैक्सीनेशन में वैक्सीनेशन करके हमने स्मॉल पॉक्स को, अभी देख ही रहे आप, कोरोना से छुटकारा पाने के लिए वैक्सीनेशन कर रहे हैं, ऐसे ही पूरी दुनिया से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला के हमने स्मॉल पॉक्स को खत्म किया है। तो मैं उम्मीद करूं कि आप इस पूरी बात को समझ चुके हैं। बोलिए। हाँ, ये एनसीईआरटी का बात था, आपको जानना था, एनसीईआरटी में यस। लिखे। यस सर। यहाँ से सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चन फंसाए जाते हैं जिन पे आपकी नजर नहीं जाएगी, लेकिन जब सवाल आ जाएगा तो आप सोचिएगा कि अरे यार ये कहाँ से आ गया, या हो सकता है आप बाई मिस्टेक गलती कर दो। तो इसलिए इसको भी हम पढ़ाते हैं, क्योंकि आदत तो है ही कि हाँ भाई एनसीईआरटी का कोना कोना पढ़ेंगे। तो अब चलिए 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर इम्यूनिटी स्टार्ट करते हैं। बस 2 मिनट का ब्रेक। यहाँ से 2 से ढाई लेक्चर का कंटेंट है। अगले हफ्ते प्रोबेबली आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब आपने डिजीज पढ़ लिया तो आधा चैप्टर समाप्त हो जाता है। आधा इम्यूनिटी है, अल्कोहल है। जबकि हम लिख लिख के पढ़ा रहे हैं, जानबूझ के मैंने स्लो कर दिया है सिलेबस, ताकि आपको मतलब ऐसा ना हो कि हाँ भाई बहुत जल्दी। ऐसे तो अब एग्जाम का डेट आ गया है तो मैं मेंटली फ्री हूँ कि हाँ चलो तुम लोग भी तैयार हो कि हाँ भाई सिलेबस अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम हुआ गया है। तो यहाँ से थोड़ा सा मैंने सिलेबस इसीलिए स्लो कर दिया था। बीच में हम शादी में गए थे तो थोड़ा सा हमको टेंशन था। इस साल सबसे ज्यादा जीएमडी हम पढ़ा रहे हैं। हर साल 4 पढ़ाते थे, इस साल 6 जीएमडी पढ़ा रहे हैं। तो सीधा समझ लीजिए कि 50% ज्यादा जीएमडी पढ़ा रहे हैं। तो वर्कलोड बहुत था, मेरे पास बीच में टाइम ही नहीं मिलता था। जैसे आपको बताते हैं, क्योंकि तुम लोग भी समझदारी हो। जैसे सुबह में ना 2 क्लास लगती है, सुबह में मैक्सिमम 2 क्लास लगती है, 2 लेक्चर होता है। तो 6 दिन होता है, एक दिन तो बुधवार ही होता है। तो मैक्सिमम हम 12 लेक्चर ले सकते हैं, मतलब पूरे हफ्ते में सुबह में, और शाम में भी 2 लेक्चर लगता है तो शाम में भी 12 लेक्चर ले सकते हैं। मतलब हफ्ते में हम 24 से ज्यादा लेक्चर नहीं ले सकते हैं, फिक्स है वो, क्योंकि 2 लेक्चर सुबह, 2 लेक्चर शाम में। अब होता क्या है ना कि सुबह में चलता है हमारे यहाँ जीएमडी। अब जीएमडी बैच था सुबह में, मेरे पास 5 जीएमडी इस बार, मतलब 5 ड्रॉपर बैच था। हर बैच में कम से कम 2 लेक्चर तो चाहिए ही चाहिए भाई हफ्ते में,
जैसे आपके बैच में 2 लेक्चर जूलॉजी का लगता होगा। अब मेरे हर बैच में 2-2 लेक्चर लगता था, तो मेरे 10 लेक्चर तो सुबह में भर जाते थे। अब बचता था 2 लेक्चर, तो किसी किसी बैच में 3-3 लेक्चर लग जाता था। अब उसके बाद ना मेरे पास इतना भी टाइम नहीं होता था कि मैं बच्चों को जो है अलग से डाउट बता सकूं, या कभी फ्री होके कुछ समझा सकूं, या फिर थोड़ा सा स्पेस लेके पढ़ा सकूं। होता है ना, कभी एक्स्ट्रा लेक्चर बुला लिया, वो टाइम नहीं बचता था। फिर आपका जीएमडी, ये छठा जीएमडी शाम में था, तो शाम में भी एक जीएमडी था। तो शादी के टाइम में जो था, जब मेरे ऊपर था ये दबाव कि हाँ भाई बहुत ज्यादा जो है सिलेबस का बर्डन था मेरे ऊपर, तो शादी में लंबी छुट्टी पे हम गए हुए थे, तो हमको हो रहा था कि हाँ भाई बच्चों का मेरी वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन उसका ध्यान रखा मैंने। आने के बाद आप लोगों के लिए मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर बुधवार को लगाया, आप लोग देख ही रहे हो। और सबसे बल्कि पोर्शन 12th का पढ़ाया। ऑफ द टॉपिक था, वो बिल्कुल और टॉपिक था। उसको जैसा हम चाहते थे वैसा पढ़ाए, मतलब आत्मसंतुष्टि मिलना। कोई भी चैप्टर हम पढ़ाते हैं तो मेरे को इंटरनली फील होना चाहिए कि हाँ ये चीज अच्छा पढ़ाया है मैंने। वो बायोटेक में मेरे को आपके बैच, मतलब आपके सारे जीएमडी में मिला। वहां से मेरे को सेटिस्फेक्शन लगा कि हाँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आखिरी के चैप्टर्स में यूजुअली हम लोग फास्ट हो जाते हैं, लगता है अरे जल्दी खत्म करो। तो उस चीज को मैं नहीं करना चाहता था अपनी वजह से, तो इसलिए मैंने उसको अलग से पढ़ाया। एनिमल किंगडम भी आराम से ही हम लोग पढ़ेंगे। आइए इधर बात कर लेते हैं, इम्यूनिटी स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए इम्यूनिटी में ज्यादा हाथ नहीं लगाएंगे, बस इंट्रो देके छोड़ेंगे आज। अगले लेक्चर से इम्यूनिटी डिटेल में पढ़ाएंगे, अलग टॉपिक है। आप लोग एक बार घर पे सारा डिजीज रिकॉल कर लीजिएगा। देखिए इम्यून सिस्टम क्या है, तो इम्यूनिटी क्या है, तो देखिए हर ऑर्गेनिज्म को भगवान ने दुनिया भर के पैथोजन से बचने के लिए क्या दे रखा है, कुछ ना कुछ एबिलिटी दे रखा है। तो ये वही एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेसिस्ट ऑल दोज इन्वायरमेंटल एजेंट्स दैट आर फॉरेन टू द बॉडी। आपके शरीर के लिए कोई भी एजेंट जो फॉरेन है, जिससे आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, उससे आपकी बॉडी आपको बचाती है, और इसी चीज को कहते हैं इम्यूनिटी। सवाल उठता है कि हमारे शरीर के लिए फॉरेन क्या है। तो आपके लिए फॉरेन कोई माइक्रोब हो सकता है, इट कुड बी बैक्टीरिया, इट कुड बी वायरस, इट कुड बी अ प्रोटोजोआ, इट कुड बी अ वॉर्म, इट कुड बी अ फंजाई। कोई माइक्रोब हो सकता है, कोई खाना हो सकता है। कई लोग होते हैं जो, जिनको मिर्च से एलर्जी होती है, मिर्च खाया एलर्जी हो गया, कई लोगों को टमाटर से एलर्जी होती है। तो कई लोग अलग अलग खाने के लिए एलर्जिक होते हैं। कई लोगों को केमिकल से एलर्जी होती है, कई लोगों को कई दवाइयों से होती है, कई लोगों को पॉलन से होता है। तो मतलब फॉरेन कुड बी एनीथिंग। आपकी बॉडी जिस चीज के लिए रिस्पॉन्ड कर दे, दैट थिंग इज अ फॉरेन। अब आते हैं, इम्यूनिटी दो तरह की होती है। एक होती है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जिसे हम लोग इननेट कहते हैं, और एक होता है स्पेसिफिक, जिसको हम लोग एक्वायर्ड कहते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम थोड़ा सा स्पेसिफिक के टाइप को अभी हटाइए, टाइप को हटाइए, इधर आइए। हम लोग बात करेंगे कि ये नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या है। तो देखिए सबसे पहले इसका नाम नॉन स्पेसिफिक क्यों पड़ा, और इसका नाम स्पेसिफिक क्यों पड़ा। देखिए आपका ये स्किन है, मान लीजिए ये स्किन है, मान लीजिए, ठीक। अब आपका जो स्किन है ना, ये एक तरह का नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी आपको देता है। क्यों, तो आपके स्किन के सामने कोई वायरस आ जाए, कोई वायरस आ जाए, कोई बैक्टीरिया आ जाए, ध्यान दीजिएगा, कोई बैक्टीरिया आ जाए, या कोई प्रोटोजवा आ जाए, ध्यान दीजिएगा, कोई प्रोटोजवा आ जाए, आपका स्किन सबको एक समान ट्रीट करेगा, सबको एक जैसे रोकेगा, स्पेसिफिकली डील नहीं करेगा। उसको कोई लेना देना नहीं है कि भाई कोई तुम पॉलन ग्रेन हो, कोई माइक्रोब हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, या फिर फंजाई हो, वो सबको एक समान डील करेगा, बिना किसी भेदभाव के रोकेगा। ये है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। लेकिन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में, आपकी स्पेसिफिक इम्यूनिटी में आपके ब्लड के सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं, मैं पढ़ाऊंगा आगे। उसमें क्या होता है, कोई वायरस है तो आपका बॉडी उसके लिए अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, कोई प्रोटोजवा है उसके लिए अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, कहीं एंटीबॉडी ज्यादा बनाएगा, कहीं कम बनाएगा, कोई बैक्टीरिया है उसको अलग तरीके से खाएगा, हमला करेगा। कहने का मतलब है वहां पे पैथोजेंस को स्पेसिफिकली डील किया जाता है, और यहाँ पे सबको एक समान नॉन स्पेसिफिकली, मतलब किसी भी फॉरेन एजेंट के लिए ये स्पेसिफिक नहीं होता है। दूसरी बात, इसका नाम इन्नेट क्यों पड़ा, तो इन्नेट शब्द का मतलब होता है जन्मजात। आपकी स्किन जन्मजात आपके बॉडी में होती है, जन्म से ही आपको बचाती है। लेकिन कुछ इम्यूनिटी आप जन्म के बाद डेवलप करते हो, इन्वायरमेंटल एजेंट के साथ इंटरेक्ट करके डेवलप करते हो, उसे कहते हैं एक्वायर्ड, जिसे हमने एक्वायर किया है। दिस इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो होता है आपका इन्नेट इम्यूनिटी, ये हमेशा आपके शरीर को बचाने के लिए मौजूद रहता है। इसके कुछ टाइप्स हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइनिन और इन्फ्लामेटरी बैरियर। इन्फ्लामेटरी बैरियर आपके सिलेबस में नहीं है, ये अलग से मैंने लिखा है, पढ़ा देंगे मन करेगा तो। बाकी 4 आपके एनसीईआरटी में है। तो अगले दिन इनके टाइप्स वगैरह हम पढ़ेंगे। आज एक ब्रीफ स्टडी दी है, अगले दिन से फिर से लिख के पढ़ाएंगे एज यूजुअल। बाकी आपको मैं पीडीएफ भेज देता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। कुछ पूछना चाहते हैं बेशक पूछिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, बिल्कुल पूछिए। किसी को किसी तरह की डाउट है तो बेशक बताइए मेरे को। कुछ मन में सवाल होता है कई बार कि हाँ सर हमें ये जानना था, पूछ सकते हैं, शर्माइए नहीं। भाई पैसा दिए हो तुम लोग, ऐसे नहीं, शर्माना नहीं है। सिलेबस खत्म होने के लिए दिन नहीं गिनो, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जहां भी लगता है कि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज आपको लगे कि सर आपने वो नहीं बताया, ठीक से नहीं समझ में आया, तो वो आप बिल्कुल बताइए। ऐसे तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको ठीक से समझ में आए। वो खुद ही हम ध्यान रखते हैं कि कभी भी कोई बात छूटे ना, क्योंकि दिन रात यही काम है। तो अब हालांकि छूटता नहीं है, बहुत रेयरेस्ट में रेयर होता है कि कोई पॉइंट एनसीईआरटी से छूटे, लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा लगे तो बिल्कुल बताइए। चला जाए क्या? कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक। ठीक। थैंक यू सर। ठीक ठीक ठीक।